नमस्कार दोस्तों, सिंप्लिसिटी ऑफ लॉ चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग ड्राफ्टिंग एंड प्लीडिंग सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे, जो अक्सर हमारी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स जो होते हैं, सेमेस्टर एग्ज़ाम जो होते हैं, उनमें उसके क्वेश्चंस आ जाते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ जाते हैं, जो कि हमारे बहुत काम में आ जाते हैं। हमको अक्सर मिल नहीं पाता है, मार्केट में अवेलेबल नहीं होता है जल्दी। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि ड्राफ्टिंग एंड प्लीडिंग के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को। तो पहला क्वेश्चन है, अभिवचन से क्या तात्पर्य है। तो अभिवचन अर्थात प्लीडिंग का क्या तात्पर्य होता है। तो हम लोग जहाँ तक पढ़े हुए हैं, ऑर्डर 6 में दिया गया है प्लीडिंग के बारे में। ऑर्डर 6 में क्या कहता है, वादपत्र एवं लिखित कथन को ही अभिवचन कहते हैं। ठीक है, वादपत्र एवं लिखित कथन को ही अभिवचन कहा जाता है। तो इसमें देखते हैं कि उसका आंसर कौन सा हो सकता है। पहला, केवल वादपत्र, नहीं, केवल वादपत्र तो नहीं होता है। केवल लिखित कथन, ये भी नहीं होता है। तो तीसरा आंसर जो है वो है हमारा आंसर, वादपत्र एवं लिखित कथन को ही अभिवचन कहा जाता है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन है, सिविल प्रक्रिया संहिता में अभिवचन को परिभाषित किया गया है। अभी को मैंने बताया आपको कि प्लीडिंग यानी अभिवचन को आदेश 6 में परिभाषित किया, ऑर्डर 6 में परिभाषित किया गया है, और ऑर्डर 6 के रूल 1 में परिभाषित किया गया है प्लीडिंग को। तो अर्थात इसका आंसर जो होगा दूसरा इसका आंसर सही हो जाएगा। बाकी में किसी में भी 6 के बारे में नहीं बात किया गया है, जिसकी वजह से हमको कन्फ्यूजन नहीं होगा। डायरेक्ट 6 में अगर हमको 6 याद है प्लीडिंग के बारे में, तो यहाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को नॉर्मली हम टिक कर सकते हैं। सिर्फ हमको अंदाज़ा भी हो कि 6 में है, तो यहाँ से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, अभिवचन कितने प्रकार का होता है। तो अभिवचन नॉर्मली 2 प्रकार का होता है। हम लोग लिखित कर सकते हैं, उसको मौखिक कर सकते हैं। तो ये सिचुएशन पर डिपेंड करता है। तो ये जो अभिवचन जो होता है, ये 2 प्रकार का होता है। अब आगे बढ़ते हैं अब चौथे क्वेश्चन की ओर। अभिवचन हो सकता है, वही जो अभी मैंने तीसरा क्वेश्चन बताया आप लोगों को, वही उसी के बारे में इसमें भी चर्चा है कि अभिवचन हो सकता है। तो अभिवचन लिखित और मौखिक दोनों प्रकार से हो सकते हैं। तो पहला ऑप्शन है लिखित, दूसरा ऑप्शन मौखिक, तीसरा ऑप्शन लिखित एवं मौखिक। तो हम लोग देख सकते हैं ना कि पहला होगा ना दूसरा होगा, यहाँ तीसरा आंसर जो होगा वो सही हो जाएगा, लिखित एवं मौखिक अभिवचन हो सकता है। अब 5वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अभिवचन का उद्देश्य क्या है। अभिवचन का उद्देश्य क्या होता है। पहला, इसका उद्देश्य, अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम देखते हैं आंसर क्या क्या हो सकता है। पक्षकारों को निश्चित विवाद्यकों पर लाना, पक्षकारों को अचंभे से बचाना, और एक व दो दोनों, या मामले को स्पष्ट करना। तो एक्चुअली अभिवचन जो होता है उसको लाने का उद्देश्य ही होता है कि विवादकों की रचना की जा सके, और पक्षकारों को अचंभे से, मतलब कि एकाएक से कोई किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी ना मिले, उस चीज़ से बचाने के लिए अभिवचन होता है। तो अभिवचन का उद्देश्य ये हो जाएगा, पहला और दूसरा दोनों होगा, अर्थात तीसरे में दिया हुआ है एक व दो दोनों, तो ये इसका आंसर 3rd हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 6वें क्वेश्चन की ओर। 6वें क्वेश्चन में दिया गया, अभिवचन के आधारभूत नियम सिविल प्रक्रिया संहिता में दिए गए हैं। अभिवचन के आधारभूत नियम मतलब कि क्या अभिवचन में शामिल होगा क्या नहीं होगा, उसका आधारभूत सिद्धांत ये है कि उसमें तथ्यों के बारे में होना चाहिए, ना कि लॉ के बारे में, फैक्ट के बारे में होना चाहिए उसमें। तो इसके बारे में आदेश 6 जो है उसका रूल 2 जो होता है वो परिभाषित करता है उसमें कि क्या क्या उसमें होना चाहिए, आधारभूत नियम उसके क्या क्या हैं अभिवचन के बारे में। तो 6 के 2 में दिया गया है, 6(2) में, ऑर्डर 6 के रूल 2 में। तो इसका आंसर जो होगा दूसरा हो जाएगा। पहले में तो डेफिनीशन दिया गया है 6 के 1 में डेफिनीशन दिया गया है अभिवचन यानी प्लीडिंग क्या होता है। 6(2) में दिया गया है कि उसके आधारभूत नियम क्या हैं, क्या क्या इसमें शामिल होंगे, क्या क्या नहीं शामिल होंगे। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अभिवचन के नियम हैं, मतलब अभिवचन के नियम क्या क्या होने चाहिए। अभी मैंने आपको बताया कि तथ्यों का होना चाहिए, ना कि उसमें लॉ के बारे में होना चाहिए। तो अभिवचन पहला देखते हैं, प्रत्येक अभिवचन में सारभूत तथ्यों का होना कथन किया जाना चाहिए, ये भी सही है। प्रत्येक अभिवचन में तथ्य एवं साक्ष्य का कथन किया जाना चाहिए, ये। और तीसरा है, प्रत्येक अभिवचन में तथ्यों का कथन विस्तार से किया जाना चाहिए। तो इसमें से सिर्फ मैंने अभी आपको पहला बताया कि सारभूत तथ्यों का वर्णन होना चाहिए, बाकी साक्ष्य वगैरह के बारे में ज़रूरी नहीं है कि उसमें कथन किया जाए, विस्तार से कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ तथ्यों का कथन होना चाहिए, अर्थात इसका आंसर जो है ये पहला होना चाहिए। ठीक है, इसका आंसर पहला होगा। अब अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, 8वें क्वेश्चन की ओर। 8वां क्वेश्चन क्या कहता है कि अभिवचन की विशिष्टताएं हैं। अभिवचन में क्या उसकी विशिष्टताएं क्या हो, मतलब क्या क्या किस तरह का अभिवचन होना चाहिए, उसकी विशिष्टताएं क्या हैं। तो पहला है
सारभूत तथ्य, मैंने बताया सारभूत तथ्य होना चाहिए। संक्षिप्तता, संक्षिप्त होगा तभी तो हम उसके बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त कर सकें कि अभिवचन में लिखा क्या है, क्या चीज़ है वो। और तीसरा क्या आता है कि निश्चितता होना चाहिए उसमें, यानी निश्चित होना चाहिए कि निश्चितता होना चाहिए, ऐसा नहीं कि मतलब उसमें अनिश्चित होना चाहिए कि हमको समझ ही ना आए वो चीज़, एक निश्चित प्रकार से होना चाहिए अभिवचन जो होना चाहिए। तो इसका आंसर जो हो जाएगा तीनों हो जाएगा, यानी तीनों यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा। तो 8 का चौथा आंसर हो जाएगा। 9वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 9वां क्वेश्चन है, क्या पक्षकारों को वैकल्पिक दलील प्रस्तुत करने की अनुमति दी जा सकती है? ये इसका अर्थ ये होता है वैकल्पिक दलील, मतलब कि उनके विकल्प पर, मतलब वो अगर कोई दलील देना चाह रहे हैं तो उनकी अनुमति दी जा सकती है। तो नॉर्मली इसके लिए कोर्ट अनुमति दे देता है, आराम से दे देता है। तो कोर्ट ये हाँ इसके लिए हो जाता है। कोर्ट के लिए विवेकाधीन का मैटर नहीं है, कोर्ट इसका देगा ही देगा, इसके लिए अनुमति प्रदान करेगा ही करेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला। वैकल्पिक दलीलें किसे कहते हैं? अभी जो हमने ऊपर पढ़ा कि वैकल्पिक दलील के बारे में कि उसको प्रस्तुत करने की अनुमति दी जा सकती है, तो यानी उसको दिया जा सकता है, उसकी अनुमति दी जाएगी, मतलब हाँ दिया जाएगा, उसका दलील देने के लिए अनुमति दी जाएगी। अब 10वें में हम लोग पढ़ते हैं कि वैकल्पिक दलीलें किसे कहते हैं। अब वैकल्पिक दलील अल्टरनेटिव प्रोसीडिंग क्या होता है, तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो 10वें में पहला ऑप्शन है विकल्पतः कई अधिकारों का सहारा लेना। विकल्पतः कई बचाव का सहारा लेना, मतलब कि कई अधिकारों का सहारा ले लेना, कई बचाव का सहारा ले लेना। तो वैकल्पिक दलीलों का अर्थात मतलब यही होता है कि कई अधिकारों का सहारा ले लेना और कई बचावों का सहारा लेना विकल्प है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा पहला दूसरा दोनों का, अर्थात ये चौथा आंसर हो जाएगा इसका, 1 एवं 2 दोनों। 11वां, अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। 11वां क्वेश्चन है वैकल्पिक अभिवचन दलीलें कौन ले सकता है। अब यही जो हम लोग वैकल्पिक दलीलें के बाद अभिवचन के बारे में देख रहे हैं, वैकल्पिक प्लीडिंग्स वगैरह के बारे में देख रहे हैं, वैकल्पिक दलाली के बारे में, तो उसके बारे में कौन ले सकता है, इसको किसको प्रोवाइड किया गया कि मतलब ये कौन ले सकता है। तो ये दोनों पक्षकारों के लिए होता है, वादी एवं प्रतिवादी जो दोनों होते हैं, तो उन दोनों के लिए होता है कि दोनों वैकल्पिक अभिवचन कर सकते हैं, वैकल्पिक दलीलें दे सकते हैं। तो इसके लिए हम आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर क्या होगा आइए हम देखते हैं इसके आंसर के बारे में। तो पहला दिया है वादी तो है ही, प्रतिवादी भी है, और तीसरे में दिया गया है वादी एवं प्रतिवादी दोनों, अर्थात हमारा उत्तर जो हो जाएगा थर्ड हो जाएगा। थर्ड हमारा उत्तर हो जाएगा, वादी एवं प्रतिवादी दोनों को वैकल्पिक अभिवचन करने का अनुमति प्राप्त है। अब 12वें क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं आगे। 12वां क्वेश्चन है अभिवचन एवं विशिष्टियों से संबंधित निदर्शनवाद है। मतलब अभिवचन एवं उसकी विशिष्टियों के बारे में एक केस हुआ था, तो उसके बारे में ये कह रहा है कि कौन सा केस हुआ था जिसके बारे में अभिवचन और क्या कहते हैं उसकी विशिष्टियाँ उसमें बात की गई थी। तो इसमें जो 12वें का आंसर जो हो जाएगा राजनारायण बनाम इंदिरा गांधी। ये आपातकाल के पहले का केस था, राजनारायण बनाम इंदिरा गांधी। और इसी केस में इसके अभिवचन और उसकी विशिष्टियों के बारे में चर्चा की गई थी केस में। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला, राजनारायण बनाम इंदिरा गांधी। 13वां क्वेश्चन, अभिवचन में संशोधन किया जा सकता है। अभिवचन में संशोधन कहाँ दिया गया है? ऑर्डर 6 में दिया गया है, उसके रूल 17 में दिया गया है कि अभिवचन में संशोधन के बारे में वहाँ पे प्रोविज़न दिया गया कि कब किया जा सकता है, कौन करेगा, ठीक है। तो उसके बारे में प्रोविज़न है कि कौन कर सकता है। तो पक्षकार जब आवेदन स्वयं दे कि कोई संशोधन का मतलब यही कि अगर कोई चीज़ छूट जा रही है या कोई चीज़ मिस्टेक हो जा रही है, कुछ गलती से अभिवचन में दर्ज हो गया है, तो उसको संशोधित करने के लिए पक्षकार कोर्ट को आवेदन दे सकता है, या कोर्ट अगर खुद देखता है, न्यायालय अगर खुद देखता है कि उसमें कोई संशोधन करने लायक चीज़ें हैं, तो वो खुद ही संशोधन करने के लिए कह सकता है पक्षकारों को। तो यानी पक्षकार के आवेदन एवं न्यायालय द्वारा न्यायालय द्वारा स्वप्रेरणा से, तो अर्थात दोनों से हो सकता है। तो 13वें का क्या हो जाएगा आंसर, आइए देखते हैं। पहले में दिया गया है पक्षकार के आवेदन पर, दूसरा दिया गया है न्यायालय द्वारा स्वप्रेरणा से, तीसरा दिया गया है 1 एवं 2 दोनों। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, यानी आगे बढ़ते हैं उसके पहले देख लें 13वां का आंसर 1 एवं 2 दोनों हो जाएगा। 13 का 3 आंसर हो जाएगा। 14 क्वेश्चन में अभिवचनों में अनिवार्य संशोधन से तात्पर्य है। अब अनिवार्य संशोधन का क्या मतलब हो जाता है कि अनिवार्य संशोधन कब किया जाएगा, मतलब उसको कब कहा जाएगा कि अनिवार्य संशोधन होगा ही होगा। ऐसा संशोधन जिसका आदेश न्यायालय ने अपनी इच्छा से दिया हो, ऐसा संशोधन जिसका आदेश न्यायालय ने विपक्षी पार्टी के आवेदन पर दिया हो। जैसा ऊपर हम लोग ने पढ़ा कि पक्षकार के आवेदन पर और न्यायालय द्वारा स्वप्रेरणा, ऐसा है। तो दोनों आंसर हो जाएगा, पहला दूसरा दोनों, यानी 1 एवं 2 दोनों हो जाएगा इसका आंसर।
ऐसा संशोधन जिसका आदेश न्यायालय ने अपनी अच्छा से दिया हो, और ऐसा संशोधन जिसका आदेश न्यायालय ने विपक्षी पार्टी के आवेदन पर किया है, वो अनिवार्य संशोधन हो जाएंगे, कि मतलब उसमें संशोधन होगा ही होगा। अब ऐच्छिक संशोधन, ऐच्छिक संशोधन मतलब हमारे ऊपर डिपेंड करता है। 15वां के बारे में हम लोग देखते हैं। ऐच्छिक संशोधन से क्या मतलब हो जाएगा। ऐच्छिक संशोधन से तात्पर्य है, ऐच्छिक संशोधन से ऐसा संशोधन जो पक्षकार द्वारा अपने अभिवचनों में न्यायालय की अनुज्ञा से करते हैं। तो ऐच्छिक संशोधन का तात्पर्य यही होता है कि ऐसा संशोधन जो पक्षकार द्वारा अपने अभिवचनों में न्यायालय की अनुज्ञा से करते हैं, मतलब कि कोर्ट के परमिशन से जो पक्षकार अपने अभिवचन, अपने प्लीडिंग में जो संशोधन करते हैं, उसी को ऐच्छिक संशोधन कहा जाता है। यही पहला इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब 16वें की ओर बढ़ते हैं। अभिवचनों में संशोधन करने की अनुमति प्रदान करने का उद्देश्य मुकदमों की विविधता को टालना है। ये कथन है कि अभिवचनों में संशोधन करने की अनुमति प्रदान करने का उद्देश्य, कि उसमें जो अनुमति दिया जाता है संशोधन करने के लिए, उसका उद्देश्य मुकदमों की विविधता को टालना है। यह सुप्रीम कोर्ट द्वारा कहा गया था। किस केस में कहा गया था, इसके बारे में पूछ रहा है। तो ये जो कहा गया था, निश्चल भाई वल्लभ भाई बनाम जसवंत लाल, इस केस में कहा गया था। निश्चल भाई वल्लभ भाई बनाम जसवंत लाल, इस केस में क्या कहा गया था, अभिवचनों में संशोधन करने की अनुमति, जो संशोधन दिया जाता है ऑर्डर 6 के रूल 17 में जो अनुमति दिया जाता है, उसका उद्देश्य जो होता है मुकदमों की विविधता को टालना होता है। मुकदमे बढ़े ना, उससे डिफ्रेंशिएट ना हो, मतलब प्रॉब्लम्स ना हो बात आगे चल के, कि समझ ही ना आए और टाइम पीरियड जो हो जाए लंबा हो जाए, केस चलने का पीरियड जो हो लंबा होता जाए उसी वजह से। अब आगे बढ़ते हैं। 17वां, अभिवचनों में संशोधन। अब अभी हम लोग ऑर्डर 6 में और उसके रूल 17 में देखे हैं कि अभिवचन में संशोधन होता है, दो पक्षकार और कोर्ट के द्वारा, दोनों के द्वारा होता है। तो पक्षकार का अधिकार है न्यायिक विवेकाधीन है। कोर्ट जब देता है तो ये न्यायिक विवेकाधीन के अंतर्गत ही आएगा, क्योंकि कोर्ट स्वप्रेरणा से देता है और वहाँ पे पक्षकारों के आवेदन पर हो। कोर्ट जरूरी नहीं कि कोर्ट दे ही दे, कोर्ट के विवेकाधीन है, कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि वह देना चाह रहा है कि नहीं। इसका अर्थात इसका आंसर हो जाएगा दूसरा। अब 18वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अभिवचनों में संशोधन की अनुमति दी जा सकती है। अभिवचनों में कब संशोधन की अनुमति दी जा सकती है, ये पूछ रहा है। अभिवचनों में संशोधन की अनुमति दी जा सकती है विचारण के प्रक्रम पे, प्रथम अपील के प्रक्रम पे, द्वितीय अपील के प्रक्रम पर। अभिवचन में संशोधन इन तीनों परिस्थितियों में दे सकता है, जब विचारण के प्रक्रम पर हो, प्रथम अपील के प्रक्रम पर हो, द्वितीय अपील के प्रक्रम पर हो, अर्थात इसका आंसर चौथा हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। 19वें के बारे में देखते हैं। 19वां क्या कहता है, न्यायालय संशोधन के आवेदन को इनकार कर देगा जब आवेदन, मतलब 19वें में क्या पूछ रहा है कि न्यायालय कब आवेदन को इनकार कर देगा, अर्थात उस न्याय किस कंडीशन में इनकार कर देगा, जब देरी से प्रस्तुत किया गया हो, अत्यधिक देरी से प्रस्तुत किया गया हो, एक दो दोनों, या तो एक या तो दो। तो अत्यधिक देरी से तो खैर उसका रीजन प्रोबेबल कॉज दिया जा सकता है, रीजन दिया जा सकता है कोर्ट को, लेकिन अत्यधिक देरी से अगर किया हो तो कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है, वो उसको मना भी कर सकता है, आवेदन को इनकार कर सकता है, संशोधन को इनकार भी कर सकता है। जो आवेदन दिया जाता है कि अत्यधिक देरी से पेश किया गया है, इसलिए संशोधन की अनुमति ऑर्डर 6 के रूल 17 में नहीं दिया जाएगा। 20वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 20वां क्वेश्चन क्या कहता है, न्यायालय को संशोधन की अनुमति नहीं देगा जबकि प्रस्तावित संशोधन, अब यही है, अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा है कि कब न्यायालय अनुमति नहीं देगा। तो न्यायालय अनुमति कब नहीं देगा, अत्यधिक देरी से हमने पढ़ा है, अनावश्यक हो तो यहाँ भी मना करेगा। ये अनावश्यक हो, कोई आवश्यक जरूरी चीज़ ना हो तो उसका संशोधन क्यों ही करने देगा कोर्ट। मामले की प्रकृति को बदल दे, मामला ही इस तरह का है कि मान लो हत्या का मामला है और हत्या से चोरी का मामला हो जाए, इस तरह से हो जाए, तो यानी ये सारे कंडीशंस में कोर्ट परमिशन नहीं देगा बदलने के लिए, अर्थात चौथा आंसर हो जाएगा। अब देखिए 21वां में क्या कहता है, 21 में कहता है किसी वाद में किन बातों को होना आवश्यक होता है। वाद में क्या क्या होना चाहिए, वाद हेतु, वाद में के पक्षकार, ये दोनों तो जरूरी ही हैं। अगला देख लेते हैं क्या है, वाद की विषय वस्तु, ये भी ज़रूरी है। दावा किया गया अनुतोष, ये चारों चीज़ें किसी वाद में होना ही चाहिए, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा 5वां। हम लोग आगे बढ़ते हैं 22वें क्वेश्चन की ओर। 22वें क्वेश्चन में क्या कहता है, वाद हेतु है। वाद हेतु क्या, उसका डेफिनेशन क्या होता है, वाद हेतु में क्या क्या सम्मिलित होता है, वाद हेतु क्या होता है, तो उसके बारे में हम लोग देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। पहले में दिया है वाद का कारण, ये होता ही है, ऐसे आवश्यक तथ्यों का समूह है जिन्हें वादी के लिए केस में सफलता प्राप्त करने के लिए साबित करना आवश्यक होता है। तीसरा, ऐसा माध्यम जिसके आधार पर वादी न्यायालय से उसके पक्ष में किसी निष्कर्ष पर पहुंचने की याचना करता है, अर्थात वाद हेतु यही है। वाद का कारण क्या होता है, जो कोर्ट में सफलता के लिए वादी जो है वो उसे जो साबित करना होता है, और
न्यायालय किसी निष्कर्ष पर उसी बेस पर पहुंच सकता है। तो यानी ये तीनों आंसर हो जाएगा, पहला, दूसरा, तीसरा। तो इसमें चौथा आंसर जो दिया गया है वो उपर्युक्त सभी के बारे में दिया गया है, तो अर्थात 22 का चौथा आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अब हम लोग 23वें की ओर बढ़ते हैं। 23वां में क्या दिया गया है, वाद हेतुकों के संयोजन के संबंध में प्रावधान किसमें दिया गया है। मतलब सीपीसी के किस ऑर्डर में, किस रूल में वाद हेतुकों के संयोजन के बारे में प्रोवाइड किया गया है, प्रोविज़न दिया गया है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं ऑर्डर 2 में वाद हेतुकों के बारे में बताया गया है, तो उसके हेतुकों, वाद हेतुकों के संयोजन के बारे में, पक्षकारों का संयोजन 2 में है, और उसके वाद हेतुकों के संयोजन के संबंध में प्रावधान जो है वो ऑर्डर 2 रूल 3 में दिया गया है। इसका आंसर हो जाएगा तीसरा। 24वें नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। वाद की विरचना के संबंध में प्रावधान किस में दिया गया है। फ्रेमिंग ऑफ सूट, फ्रेमिंग ऑफ सूट के बारे में, वाद की विरचना के बारे में किस में दिया गया। तो जैसा कि हम लोग अभी ऊपर देखे हैं वो ऑर्डर 2 में वाद की विरचना यानी फ्रेमिंग ऑफ सूट के बारे में प्रोविजन दिया गया है, ऑर्डर 2 CPC में दिया गया है। अब आगे 25वां क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं। 25वां क्वेश्चन होता है पक्षकार कितने प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के पक्षकार होते हैं ये हम लोग देखते हैं। तो पक्षकार हम लोगों ने पढ़ा है, 2 प्रकार के पक्षकार होते हैं, एक आवश्यक पक्षकार होता है, एक उचित पक्षकार होता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा पहला हो जाएगा, 25वें का पहला। हम लोग आगे बढ़ते हैं 26वें क्वेश्चन की ओर। कठोर अर्थों में पक्षकार के प्रकार हैं। अभी हम लोग ऊपर जैसे कि देखा कि उचित और आवश्यक पक्षकार दोनों प्रकार के पक्षकार होते हैं, तो 1 व 2 दोनों हो जाएगा। तो यहाँ तक हम लोग पढ़ते हैं, बाकी अगले वीडियो में देखा जाएगा। आप अपना रिस्पॉन्स दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, और सिंप्लिसिटी ऑफ लॉ चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।